चलिए बात नहीं करिए आप। हम लोग पॉलिटी में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इसमें हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट, पहला ही चल रहे हैं अभी तो। चार्टर एक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको रेगुलेटिंग बोलते हैं, याद है सबको? बोलिए तो पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर, सारा पावर आ गया कि थोड़ी थोड़ी? हाँ, थोड़ी थोड़ी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। कब से कब तक? 74 से 85, 1774 से 85। अच्छा, एक बात और बताओ कि वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बना था तो उस समय कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पहला जज, चीफ जस्टिस कौन पूछेगा? टोटल जज तो गवर्नर जनरल की परिषद पहली बार इसी में ना बना था। गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। ठीक है। चार्टर एक्ट के बाद दूसरा जो हम लोग चले थे 1784 का 81 का संशोधन अधिनियम, इसको बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं। किसके किसके बीच बंदोबस्त हुआ? न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच। क्लियर है? दोनों की शक्ति बराबर लिख दी गई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट नाम याद है क्या? तो पी से पजेशन, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब घोषित हुआ? 1784। पहले कोई भी नियम कहां पास होगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। अच्छा, डबल टी से क्या है? द्वैध शासन। अगर हम बोले द्वैध शासन में 2 काम किया गया, COD को कौन सा अधिकार? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक अधिकार। व्यापारिक सिर्फ व्यापार देखेगा, ओनली। और BOC का ये पूरा चीज देखेगा, किस पर हमला करना, क्या? राजनीतिक अधिकार। और आपको याद है पॉलिटिकल अफेयर से BOC की नियुक्ति कहां होती थी? कहां? BOC में कितने सदस्य होते थे? 6। अरे नलायक, कौन सी लग रही? BOC में कितने सदस्य? 6। अब आगे बढ़ते हैं। 1786 का भी हम लोग तो पढ़ ही लिए। 1786 के अधिनियम में हम लोग देखे थे कि यह किस गवर्नर जनरल के लिए? कॉर्नवालिस, स्पेशल कॉर्नवालिस के लिए। 2 काम, गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को सुपरसीड कर सकता है, अभिभावी कर सकता है। और दूसरा, खुद कमांडर इन चीफ होगा कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रधान सेनापति होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ना है हम लोगों को 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, आपको याद है इसमें किस चीज के लिए कंपनी को अलाउ किया गया? जल्दी बोलिए। प्रिविलेज ट्रेस दिया गया कि कंपनी, तुम व्यापारिक अधिकार तुम्हारा छीन ही लिए। अच्छा, 1786 या 84 के सभी अधिनियम को इसमें लागू कर दिया गया, याद है ना सबको? तो पहला बात था कि इसमें 1784, 86, इससे पहले के सभी को लागू कर दिया, पूर्व के अधिनियम को लागू। दूसरा बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिविलेज ट्रेड दिया गया, प्रिविलेज ट्रेड। प्रिविलेज ट्रेड का मतलब फ्रेंचाइज। और इसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी यानी भारत, ब्रिटिश भारत लिखना चाहिए, और किसके बीच युद्ध हो गया? चीन के। इसके बारे में भी थोड़ा सा लिखवा देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है। BPSC के एग्जाम में सिर्फ नहीं पूछेगा, बाकी सब एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि बिहार SSC का एग्जाम दीजिए, बिहार पुलिस का दीजिए, दरोगा दीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना है। सिर्फ BPSC में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल तुम देखोगे, बिहार पुलिस में तो इस बार भी कई सारा वर्ल्ड हिस्ट्री सवाल और बढ़िया बढ़िया सवाल है। लिखिए, अफीम युद्ध, कल समझा दिए थे ना अफीम युद्ध? हाँ, लिखो, हेडिंग दी है अफीम युद्ध, डैश देख लो। यह भारत और चीन के बीच हुआ। भारत नहीं लिखना, यह ब्रिटिश भारत और चीन के बीच हुआ।
टोटल कितने, अफीम युद्ध को अंग्रेजी में ओपियम वॉर बोलते हैं। टोटल कितने ओपियम वॉर हुए दोस्तों? 2। लिखो कारण, कारण लिख देंगे, कारण। कारण लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC चीन से, कल समझा दिए थे, हमको लगता है कि फिर समझाना है, समझा दिए थे ना। लिखिए, इस EIC कॉमा चीन से मसाला कॉमा रेशम कॉमा चाय का आयात करती थी। आयात मतलब इंपोर्ट का आयात करती थी, जिसके बदले वह चीन को चांदी में भुगतान करती थी। वह चीन को चांदी में भुगतान करती थी। अंग्रेजी में लिख लेंगे, EIC were used to import spices, cotton, silk and tea from China and pays in silver। नीचे लिखिए, जिससे EIC को व्यापारिक घाटा होता था, जिससे EIC को व्यापारिक घाटा होता था। एक लाइन छोड़ के लिखिए, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं अंग्रेजी में। एक लाइन छोड़ के लिखिए, बिहार कॉमा बंगाल, बिहार बंगाल राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इलाका मालवा। देखिए, बिहार बंगाल तथा मालवा क्षेत्र में अफीम, बिहार बंगाल एवं मालवा क्षेत्र में अफीम का उत्पादन, बिहार बंगाल तथा मालवा क्षेत्र में अफीम का उत्पादन एवं उत्पादन कर, लिखना उत्पादन कर, एवं नहीं, उत्पादन कर चीन में बेचा जाने लगा। बिहार बंगाल एवं मालवा क्षेत्र में अफीम, इधर आगे बैठिए, इधर आगे बैठिए। बिहार बंगाल एवं मालवा क्षेत्र में अफीम का उत्पादन कर चीन में बेचा जाने लगा। डैश देख लिख देंगे, चीन के कमिश्नर, कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त कहते हैं, चीन के कमिश्नर, नाम याद है, लिन ज्यू, ज्यू को ZEXU लिखते हैं, लिन ज्यू, जेड साइलेंट है। चीन के आयुक्त लिन ज्यू, अंग्रेजी नाम लिख लेना, लिन ज्यू ने कैंटन बंदर, चीन में एक बंदरगाह है कैंटन बंदरगाह, कैंटन पोर्ट, कई बार लिखेगा कैंटन की घटना कहां हुई, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, तो चीन में। इतने सवाल है, कैंटन की घटना, एकदम अजीब टाइप का क्वेश्चन देता है। लिन ज्यू ने कैंटन बंदरगाह, कैंटन लिखने आता है, कैंटन बंदरगाह पर EIC के अफीम से भरे जहाज को बर्बाद कर दिया। EIC के अफीम से भरे जहाज को नष्ट कर दिया। ब्रैकेट में लाल कलम से लिखना 1839, 1839। जैसे अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी हुआ था, यहां ओपियम पार्टी हो। बोस्टन बंदरगाह पर सभी चाय से भरे जहाज को अमेरिका के लोगों ने समुद्र में फेंक दिया। यहां चाइना के लिन जियो ने अफीम से भरे जहाज को समुद्र में फेंक दिया। बहुत बड़ा नुकसान, आज भी अफीम बहुत महंगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस नुकसान के कारण 1839 में सुनिए, पहले ध्यान से लिखना नहीं अभी, बताइए अभी तुरंत बताइए, अफीम युद्ध कितना हुआ था? 2। इस 2 युद्ध में पहला युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि कब तोड़ दिया गया?
1839 में जहाजें उल्टा दी, तो 1839 से 3 साल तक 1842 तक ये युद्ध चला। किसके किसके बीच? चीन और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन और बोलो चीन। सोच लो क्यों युद्ध हो रहा है? कि अफीम बेचने दो। अफीम क्यों बेचने नहीं दे रहे हो? अफीम बेचने दो। और लिन जेसू हार गया क्योंकि ब्रिटेन बहुत पावरफुल था उस टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों इसी में लड़ा दिया। चीन हार गया, लिन जेसू हार गया, और हारने के बाद जो हारता है वो संधि एक्सेप्ट करता है, और इस संधि को कहते हैं हाजली बोलो नानकिन की संधि। बहुत बढ़िया, ट्रीटी ऑफ नानकिन। नानकिन ये सब चाइना में नाम है, नानकिन की संधि। नानकिन की संधि हुई, इसमें एक्सेप्ट किया गया, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, लिन जेसू ने एक्सेप्ट किया या भैया हम हार गए, आप क्या चाहते हैं आप? बोला क्या चाहते हैं? अफीम बेचने दो। बोले बेचने देंगे। बोला आप सिर्फ कैंटन में नहीं बेचेंगे, शंघाई में बेचेंगे, बीजिंग में बेचेंगे, चीन के सब बड़े बड़े शहर में, वुहान वगैरह हर जगह बेचेंगे। आप तो हार ही गए, बेचने बेच। हर जगह अफीम चला गया। फ्रांस का आंख चमक कि वाह, ब्रिटेन अफीम बेच रहा है, इतना पैसा कमा रहा है चीन से, चीन में इतना अफीम का आदी आदमी है सब, तो हमको भी अफीम। नहीं समझ रहे हैं? जैसे अभी यूएस बेच रहा है चैट जीपीटी, चीन ने कहा हम भी डीप सीक एआई बेचेंगे। भारत का अभी तक एआई नहीं है, ध्यान देना। सो सब कह रहा है कि अब हम भी, तो फ्रांस कह रहा है कि हम भी बेचेंगे। लो, फ्रांस कह रहा हम भी बेचेंगे। आप जो एक तरफ से सप्लाई आ रहा था, दोहरा सप्लाई आ रहा है। अमेरिका से फ्रांस ला रहा है, कनाडा के पास से, और अफीम बेच रहा है दोहरा। इतना ज्यादा अफीम सस्ता, और सब नशेड़ी खाली हो रहा। आदमी फिर विद्रोह किया, और यही बताओ कब विद्रोह हुआ? दूसरा युद्ध, ये प्रथम वॉर। पहले प्रथम लिख लीजिए जल्दी से, शॉर्ट वॉर ऐसे लिख लो। अफीम युद्ध 2, एक तरफ लिखिए प्रथम 1839 से 42। लिख लिए, ऐसे ही लिख लो। ये 3 साल चला, 2 गो युद्ध हुआ, पहला 3 साल चला। ब्रिटेन और चीन के बीच में चीन हार गया, इसलिए नानकिन की संधि हुई। अब उतना जानना नहीं है, आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं, नानकिन की संधि में क्या क्या बोला गया वो सब लिखने का है। आपको बस ये जानना है चीन हार गया तो इसका मतलब है सब अफीम बेचेगा। जैसे ब्रिटेन 1842 तक अफीम बेचने लग गया, 15-16 साल के बाद, 14-15 साल के बाद फ्रांस करा कि हम भी बेचेंगे, ब्रिटेन भाई हमको भी मिला के बेचो। तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मिल के कहा चलो अफीम बेचेंगे। चीन बर्बाद हो रहा, बेचा जा रहा सस्ता में अफीम। जैसे यहाँ आदमी खैनी चाटता है, वहां अफीम चाट रहा। यहाँ देखोगे खैनी खाने वाला भी सस्ता सब है। ध्यान दो, 1856 से ये सब फिर विद्रोह। 1857 में भारत में विद्रोह है, 1 साल पहले वहां विद्रोह हो गया, और 1857 इंडिया शांत किया 58 में, तब तक बोला तुम करो यू विद्रोह। 1860 में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलके फिर चीन को हराया। ये लो, चीन सोचो कितना बार हारा। यहां कौन कौन है लड़ने के लिए? ब्रिटेन, और साथ में कौन है? फ्रांस। ये दोनों मिल गया 1860 में। पहले पक्का दुश्मन होता था, 1850 से पहले ही दोनों पक्का दुश्मन था, लेकिन दोनों मिल के कहा कि कोई बात नहीं भाई, मारो उसको। चीन हार, और इस समय संधि हुआ तियान सेन की संधि। बिहार दरोगा में पूछा तियान सेन की संधि कहां हुआ? चीन में। कहेगा तियान सेन की संधि कब हुआ? तो दूसरे अफीम युद्ध के बाद 1860 में। इसका नाम है तियान सेन की संधि। चीन में जगह है तियान सेन की संधि। अंग्रेजी लिख देते हैं क्योंकि लिखने नहीं आएगा। आई हैव टू राइट। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ नानकिंग। ऐसा लगता है, इसको कहते हैं तियान सेन ट्रीटी ऑफ, TEITENSIN। बैठ के अंग्रेजी उच्चारण नहीं करना, तियान सेन लिख दो चुपचाप। दोनों अफीम युद्ध हार कौन गया? दोनों जीता कौन? ब्रिटेन।
इस अफीम युद्ध के बाद ये कहा गया कि ठीक है अफीम उफीम नहीं बेचेंगे, लेकिन चीन का जो जगह ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, उस जगह का आज भी आप जानते हैं, नाम बोलो कोई, हांगकांग। ब्रिटेन का हांगकांग ब्रिटेन ने चीन का कब्जा कर लिया और कहा कि यहाँ ये मेरा इलाका है, तुम्हारा इलाका नहीं है, खाली करो सर। और हांगकांग में ये शर्त रखा, हांगकांग वाला को कहा कि हम तुम्हारा डेवलपमेंट करेंगे। चीन का शासक बहुत खराब, 100 साल तक, 100 साल का तो नहीं, 99 साल, 99 ईयर्स तक हम हांगकांग को गोद लेते हैं। 1860 से 100 साल जोड़ दो, कितना हुआ? 1960। छोड़ी ने रहा, 40 साल और बीत गया, 2000 ईस्वी, छोड़ी ने रहा। 18 में शी जिनपिंग मजबूत हो गए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 18 में चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन गया। जब इकोनॉमी मजबूत हो गई, ब्रिटेन पीछे, उधर यूएस इंपॉर्टेंट, तो चीन 18 में कह रहा है कि हांगकांग ब्रिटेन खाली करो। ब्रिटेन ने कहा कि जनमत संग्रह करा लीजिए। हांगकांग के लोग कहेंगे कि चीन के साथ जाएंगे तो आपके पास, कहेगा मेरे साथ जाएंगे तो मेरे पास। हांगकांग बहुत डेवलप है, चीन भी डेवलप है, लेकिन हांगकांग ज्यादा डेवलप है। हांगकांग शांत है क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन के लोग शासन करते थे। और चीन में आप जानते हैं डेमोक्रेसी नाम का चीज नहीं, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, एक वर्ड बोल दिए तो आप गायब हो जाएंगे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, क्या नाम था जल्दी बोलो? अली बाबा चलाते थे। कोई नहीं जान रहा है रे? चीन का सबसे अमीर आदमी अली बाबा चलाते थे, क्या नाम है? जैकमा। नाम बोलो। जैकमा। जैकमा ने कहा कि चीन की सरकार खाली नियंत्रण कम कर दे, हम चीन को बहुत आगे लेके चल जाएंगे। चीन की सरकार आ रही है मेरे। तो जैकमा अगला शाम से मिलना ही बंद हो गया। जैकमा 6 महीने तक नहीं मिला। जैकमा 6 महीने के बाद उपलब्ध हुआ। मीडिया पूछे जी कहां? ध्यान कर रहे थे। अब सोच लो जैकमा का क्या स्थिति। तो चीन में ये स्थिति है। तो हांगकांग वाला प्लेबिसाइट से होगा, जनमत संग्रह कहा कराओ। चीन बोला कोई जनमत संग्रह नहीं, मेरा जगह हम लेंगे, कोई जनमत संग्रह, तुमको फरियाना फरियाद। और चीन ने सेना भेज दिया। भारत कुछ नहीं बोले, इसीलिए भारत पर भी 19 में हमला कर दिया। चलो, इधर पूरा दुनिया वायरस से पीड़ित था। 2019 याद करो, 2019 में पूरा दुनिया कोरोना में था। भारत पर चीन हमला कर दिया, कुछ बोलना नहीं तो ठंडा देंगे। और उसके बाद ब्रिटेन पर, हांगकांग पर चीन ने कब्जा कर लिया। ब्रिटेन की झंडा हटा दिया। ब्रिटेन कहा कि ये तो गलत हुआ। बोला जाओ यूएन में केस करते रहो, ऐसे बहुत चल रहा है। बोलो तियान सेन की संधि क्लियर है? ये दोनों संधि याद रखना, नानकिंग और। अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, टॉपिक से भटक गए थे। टॉपिक हम लोग का क्या है दोस्तों? बिहार पुलिस का सवाल, कैंटन की घटना कहां हुई? बोस्टन की घटना कहां हुई? अमेरिका। कैंटन चीन। आगे आइए। तो प्रिविलेज ट्रेड का मतलब आप समझ गए बहुत बढ़िया से। दूसरा बात और आखिरी बात इस चार्टर में कहा गया कि सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसा कमाओगे अफीम बेच के, तुम, हम समझ रहे हैं, फ्रेंचाइज बांट के पैसा कमाओगे, तो एक काम करो, तुम्हारा जितना स्टाफ है प्लस जितना अधिकारी है सबको सैलरी भारत के पैसा से दो। ब्रिटेन की संसद पैसा नहीं देगी। कंपनी कहा कि मेरा अधिकारी तो हम ही पैसा देते हैं। पागल हुई क्या बात बोल रहे हो? करे अरे यार, तुम्हारे कंट्रोल के लिए हम बनाए हैं बीओसी, ब्रिटेन में बैठता है, इसका भी पैसा तुम दोगे। कहा वो तो आप पैसा दो चुपचाप। समझ लो, ब्रिटेन ने कहा पार्लियामेंट ने कि चार्टर्ड एक्ट 1793 में कि प्रिविलेज ट्रेड से पैसा कमाओगे। बोला जी कमाएंगे। बोला जब पैसा कमाओगे तो जितना तुम्हारा स्टाफ है, कर्मचारी या ऑफिसर, अधिकारी, सबको सैलरी भारत के पैसा से दो। यहीं से शुरू होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत का अधिकारी है ही नहीं, ब्रिटेन का अधिकारी, ब्रिटेन में रहता है, पैसा दोगे तो ब्रिटेन में खर्चा करेगा, भारत में कुछ नहीं आएगा, भारत का पैसा जाएगा। यहीं से शुरू होता है धन का निष्कासन या धन की निकासी। ये बात समझ पा रहे हैं आप? इसको कहा कि जितना भी स्टाफ है, ऑफिसर है, सबको भारत का पैसा। ब्रिटेन की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ठीक, हम पैसा तो दे देंगे, और कुछ अब हो गया ना। बोला एक बात और। बोला अब क्या एक बार में बोल दो यार? कहा एक बात और कि तुम हमसे आज से 10,000 साल पहले 10 लाख पाउंड लिया था, याद है? बोला हाँ 73 में लिए थे, तो की सरकार है तो दीजिएगा नहीं? बोला पैसा वापस कर, कंपनी मुनाफा में तुम्हारा, प्रिविलेज ट्रेड, फ्रेंचाइज बांटोगे, मुनाफा आएगा, पैसा वापस करो। कहां से 10 लाख देंगे? बोला 10 लाख मत दो, वो रखो, सूद देना शुरू करो, हर साल 5 लाख।
बोला बाप रे, 1 साल में 5 लाख, 2 साल में 10 लाख खत्म हो जाएगा। बोला अरे नालायक, 5 लाख रुपया दो, पौंड मांग रहे हैं। दूसरा 1773 में लिया था, 20 साल का पहले भाड़ा ला। 20 साल का क्या देना है भाड़ा, मतलब ब्याज। इतना ही बात है, लिखिए जल्दी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दोस्त, हो गया। अच्छा बताओ, ये चार्टर एक्ट है या नहीं, बोलो नहीं यार। तो चार्टर एक्ट कितना साल बाद आता है, 20 साल बाद। तो कोई भी चार्टर आएगा उसमें कहेगा कि तुम्हारा व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ाते हैं। लिख लीजिए, द ट्रेड मोनोपोली इंक्रीजेस फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार जैसे 1773 में किया था, व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। द कंपनी कंटिन्यूड द ट्रेड मोनोपोली फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 1793 का चार्टर एक्ट में 3 बात है, ध्यान दो। पहला तो एकदम चटनी है कि सर पुरनका अधिनियम को लागू कर दिया, छोड़। दूसरा प्रिविलेज ट्रेड, बोलो प्रिविलेज ट्रेड याद रहेगा। इसके कारण कौन सा युद्ध हुआ है, अफीम युद्ध। क्या गो अफीम युद्ध, क्या गो, कब कब, 1839 से 42, 1856 से 60, 1856 से, खड़ा हो तुम पीछे पीछे। हाँ, क्या गो अफीम युद्ध हुआ है। पहला अफीम युद्ध में कौन सा संधि हुआ, ध्यान नहीं दे रही हो ना तुम, बैठो ध्यान दीजिए आप लोग, सब लोग बैठ जाइए। बताइए पहला अफीम युद्ध में कौन सा संधि, नानकिंग। दूसरा में तियानसेन, नानकिन और तियानसेन। कैंटन बंदरगाह पर जो हंगामा हुआ, कौन सा अफीम युद्ध, पहला। कैंटन कहाँ है, चीन में। चीन का कमिश्नर कौन था, लेन जेव, लेन जेव। अच्छा दूसरा चीज इसमें क्या कहा गया, कंपनी के स्टाफ और ऑफिसर को वेतन कहां से मिलेगा, भारतीय राजस्व से। 5 लाख रुपया जो पैसा लिए थे उसका सूद भी देना होगा, हाँ या ना। 3 बात ध्यान रखेंगे। अब बात आता है कब, किसका, 1813 का चार्टर एक्ट। का चार्टर, चलो सुनो पहले, लिखना नहीं, सुनिए। 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ लिए आप। अब हम लोग 20 साल बाद 1813 में पहुंच गए हैं। ध्यान सुनिएगा, 1793 में आपको 3 बात कुल मिला के याद रखना, 3 बात ही याद रखना है। 1793 क्लियर है। पहला बात, सर प्रिविलेज ट्रेड बोला गया। प्रिविलेज ट्रेड के कारण क्या क्या हुआ, क्या दिमाग में है, 2 गो अफीम युद्ध हुआ था, याद है। कब कब, 39 से 42, 56 से 60, नानकिंग तियानस। दूसरी बात, कंपनी के स्टाफ और ऑफिसर को सैलरी कहां से, इंडियन रेवेन्यू से 5 लाख रुपया सालाना देना पड़े। 3 बात याद रखना, बस कहानी खत्म है। पहला प्रिविलेज ट्रेड जिसके कारण अफीम युद्ध 2 गो, 39 से 42, 56 से 60, नानकिंग और तियानस, लिन जेसु। इतना ध्यान रखना। बिहार में, बंगाल में, मालवा क्षेत्र में अफीम की खेती होती थी। क्लियर है ना आपको, खड़ा होइए आप बताइए क्या गो अफीम युद्ध हुआ, पहला कब। पढ़ा रहे हैं तो हंसने से होता है, बैठिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो 40 मिनट 45 मिनट दिमाग एकदम शांत करके पढ़ो। सुनो ध्यान से जी। अफीम युद्ध के बाद आप समझो कि 1793 तो क्लियर हो गया चार्टर है। 20 साल में दुनिया ही बदल गई, दुनिया बदल गई। हाँ दुनिया बदल गया। अब कैसे दुनिया बदल गया, मेरा दोस्त आ गया। आपका दोस्त, आपका दोस्त कौन, मेरा दोस्त का नाम नेपोलियन। क्या आप मेरे दोस्त को पहचानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को पहले देखो। 20 साल में इस व्यक्ति ने सेना में भर्ती हुआ था, सिपाही, राजा बन गया। और इस 20 साल में ये आदमी जो देख रहे हो पूरा दुनिया बदल दिया। कब सर, 1797 में, 1797 में इसने इटली पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर कब आक्रमण किया, 1797। पहला आक्रमण था इसका, सेना था, सिपाही,
जो कमांडर इन चीफ था उसको इसने कहा कि इटली पर आक्रमण कर दिए, बढ़िया रहे, फ्रांस शांत हो पाए। कमांडर इन चीफ कहा कि तुम ही चल जाओ, घोड़ा लेके चल गया। पहले कहा जाता था कि एटलस पर्वत को जो पार ही नहीं किया जा सकता, एटलस को अकेले ही पार कर गया। उसके पीछे पीछे सेना आई और जीत गया। उसके बाद तो यही राजा बन गया। इसने दिमाग क्या लगाया, इसने कहा कि हम मामूली आदमी ही नहीं है, जैसे मोदी जी आजकल कहते हैं कि आई एम नॉट बायोलॉजिकल। ध्यान दो, ये कह रहा हम भी मामूली नहीं है, हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त बेटा है, आई एम द ब्लेस्ड सन ऑफ गॉड। उसका हाथ मेरे सर पे है, जो हम कह रहे हैं वो कह रहा, ये भी मामले नहीं। तो जहां ही कहता था क्यों तुम आए हो, भगवान तुमको क्यों भेजे, कहा राजतंत्र से दुनिया को मुक्त करने लाए, राजा नहीं रहेगा, प्रजा का शासन रहे। सारी प्रजा स्वागत की कि वाह हमारे देश का राजा बहुत खचरा है। ऑस्ट्रिया गया, ऑस्ट्रिया का राजा, हैब्सबर्ग अंपायर का बहुत खचरा, हटाओ। इटली का राजा, सब राजा से लोग त्रस्त थे। तो जहां जाता था लोग फूल बरसाते थे कि आओ हमारे यहाँ आक्रमण करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, राजा को मारो, प्रजातांत्रिक राज लाओ, डेमोक्रेसी से चुनाव कराओ। नेपोलियन बोला पहले एक बार यूरोप जीतने दो, उसके बाद डेमोक्रेसी लागू हो। और 1804 तक ही जीत गए। 1804 में जब ये पूरा यूरोप जीत गया, ब्रिटेन छोड़ के पूरा यूरोप जब ये जीत गया, तो कहा आज से कोई राजा का नाम अगर लेगा तो सिर्फ मेरा नाम ले। प्रजातांत्रिक कुछ नहीं, तुम लोग को देश चलाने आता है जी, राजा हम है, जब तक हम है तब तक हम ही रहे। और यही राजा बन गया पूरे यूरोप का। ये लीजिए, यूरोप को जिस दंश से ही मुक्त कराने आया था खुद ही राजा बन गया। लेकिन ये नहीं सोचना कि खराब राजा था। इसने पहली बार कहा कि कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, कोई जाति पाति नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ एक नाम होगा पुरुष को, सिटीजन। अब महिला को सिटियोन बोलेंगे, नागरिक बोलेंगे देश का सबको, कोई और नाम से कुछ नहीं बोला जाएगा। कोई कहेगा हम पादरी हैं, पिटा जाओगे, नागरिक हो। ये देख लो, नेपोलियन ने पहली बार बोला। 1804 में इसने लाया नेपोलियनिक कोड। सब जगह डेमोक्रेसी, खाली ब्रिटेन में राजा का राज था। ब्रिटेन का राजा थरथरा रहा था कि कहीं नेपोलियन मेरे तरफ नहीं आ जाए। लेकिन ब्रिटेन भी बहुत ताकतवर, नेपोलियन फ्रांस पूरा यूरोप इधर जीत गया है, यहां ऊपर में ब्रिटेन है। क्या आप जानते हो? ध्यान देंगे थोड़ा सा, एकदम क्लियर होगा। 1797 एक डेट बताए इटली पर आक्रमण, 1804 बताए नेपोलियन संहिता। कई बार पूछता है, दुनिया को भाईचारा की बात सिखाने वाला यही था, लेकिन खुद राजा बन गया, इसका कमी थी। ध्यान दीजिए। दूसरी बात अगर हम आपसे बोले तो ये देखिए, थोड़ा सा हम आपके लिए ये बनाते हैं। ये यूक्रेन वाला हिस्सा, ये यूरोप हल्का बना है, फिर यहां टर्की आ जाएगा, टर्की के बाद सऊदी अरब छोड़ दो, यहां ब्रिटेन और यहां फ्रांस। ये पूरा जगह ही जीता हुआ है नेपोलियन, इतना यूरोप पर कब्जा, ब्रिटेन पर नहीं कब्जा हो पा रहा। ब्रिटेन ताकतवर था, लेकिन यहां ब्रिटेन को कैसे ताकतवर को कमजोर करोगे तब लड़ाई करना, खड़े लड़ाई करते तो हार जाता नेपोलियन, हो सकता। तो ताकतवर को कमजोर करना इसने सोचा। कहा ब्रिटेन की ताकत क्या है, व्यापार, इकोनॉमी, पैसा इसके पास है, इसीलिए ही ताकतवर है। इसने फरमान जारी कर दिया, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्कीम ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन ने 2 डिक्री जारी किया, एक को कहते हैं बर्लिन डिक्री। डिक्री का मतलब आदेश होता है। देखो, जब भी हम पॉलिटी में बोलेंगे डिक्री, जैसे हम बोलो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो कोर्ट ऑर्डर नहीं देती, कोर्ट डिक्री पास करती, मानना पड़ेगा। अंतिम आदेश को डिक्री बोलते। डिक्री लिख दी। और एक इसने मिलान, एक जगह का नाम है मिलान, तो मिलान डिक्री पास किया। देखो, तुमको ये बहुत याद रखने का जरूरत नहीं है, कोई आप ये बस ये समझे कि नेपोलियन ने 2 आदेश जारी किया। कहा जो भी देश ब्रिटेन से व्यापार करेगा वो हमसे फरियाने के लिए तैयार रहना। हम इतना बड़ा क्षेत्र के राजा हैं, और नेपोलियन कभी युद्ध नहीं हारा। आखिरी युद्ध में नेपोलियन हार गया 1815 में। इसको कहते हैं वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू बेल्जियम में एक जगह है जिसको यूरोप का कॉकपिट, जैसे यहां पानीपत है वहां वाटरलू, यहां सब पानीपत में लड़ाई होगा, वहां वाटरलू में लड़ाई होता।
कॉकपिट ऑफ बेल्जियम, कॉकपिट मतलब हवाई जहाज का मेन जहां से कंट्रोल होता, तो जो वाटरलू जीतता वो पूरे यूरोप को कंट्रोल करता, इसीलिए उसको कहते हैं यूरोप का अखाड़ा वाटरलू। वाटरलू की लड़ाई 1815 नेपोलियन हार गया, वो भी सदमा के कारण हारा, जिससे प्यार करता था वो छोड़ दी थी। बात यही था, जोसेफिन नाम था उनका। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को उधर लेके नहीं जा रहे। यहां ध्यान दो, ब्रिटेन, नेपोलियन ने क्या कहा 2 आदेश में कि जो भी ब्रिटेन से व्यापार करेगा वह मेरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाना। ब्रिटेन से यूरोप ने व्यापार करना ही छोड़ दिया। यूएस भी बोला कि हम भी नहीं, नेपोलियन से कौन लफड़ा मोल ले, उसको जाने दो, उसके बाद कुछ होगा। यही देखो 1793 से 1813 का समय 15 में हारा है। तो ये जो 1813 का चार्टर है ये पूरा का पूरा नेपोलियन से प्रभावित, नेपोलियन से प्रभावित है। नेपोलियन ने कहा कि कोई ब्रिटेन से ट्रेड नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं? नेपोलियन से व्यापार, सॉरी, ब्रिटेन से व्यापार नहीं होगा, अगर होगा तो मेरे से लड़ाई करना। ब्रिटेन की ताकत थी व्यापार। ब्रिटेन ने कहा कि जा व्यापार ही नहीं करेंगे तो मेरा ताकत खत्म हो जाए, कल को नेपोलियन हमको हरा देगा। बढ़िया से सुनना ध्यान से, ब्रिटेन के पास एकमात्र रास्ता था भारत। कहा भारत से आप व्यापार हो सकता और कोई रास्ता नहीं। जितना ब्रिटेन का बिजनेसमैन है, सब बिजनेसमैन त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, क्योस में आ गया है, टेंशन में आ गया कि हमको व्यापार नहीं करने दे रहे हो, कैसे काम होगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हमको फोन की कि बताइए अब आप क्या करना चाहिए। सीधा बोला, बताओ अवनीश क्या काम करेंगे आप, कैसे काम हो व्यापार। तब बोले अरे यार तुम प्रधानमंत्री हमसे पूछ रहे, कल एडवाइस दो ना, कहला हीरो बन। लेकिन हम जिंदा ही थे तो एडवाइस हम दे देते। कहे ठीक है एडवाइस ले लो, क्या चाहते हो। बोला व्यापार कराना चाहते हैं, मेरा जितना बिजनेसमैन है सब टेंशन। बोले यार तो भारत भेज दो, भारत से व्यापार कर लेगा तुम्हारा बिजनेसमैन। कहा नहीं, वहां तो कंपनी को एक अधिकार दिए कि तुमको छोड़ कोई और व्यापार नहीं करेगा, ट्रेड मोनोपोली। बोले कौन दिया है मोनोपोली? बोला हम ही दिए। बोले तुम ही वापस ले लो। अरे यार जिसको तुम वचन दियो तुम ही वचन वापस ले लो कि मैं अपना वचन तोड़ता। अरे बोलिए ना, तो कहे तुम ही वापस ले लो। कहा बाबा बहुत बढ़िया बात, आज से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने जा रहा है। कंपनी बौरा कि इतना दिन से हम व्यापार कर रहे हैं, आज हमें कहा से सुनो 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 घबराओ नहीं। फिर हमको फोन किया कि वो टेंशन में आ गया। बोले 2 चीज छोड़ दीजिए, उसको चीन से ज्यादा व्यापार होता है तो चीन के साथ अफीम में जो व्यापार है वो वही करे, और चाय का पूरे भारत में या चीन में जो भी चाय का व्यापार है तो वही करे। तो कहा ट्रेड मोनोपोली स्टार्ट्स टू एंड। बोलो क्या व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया कि थोड़ी थोड़ी? हाँ थोड़ी थोड़ी समाप्त हुआ। किसमें बच गया? चीन के साथ और चाय में। ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। चीन और चाय अलग अलग, इन्हें कि चीनी को चाय समझ लेना। एका को सोचता है कि चाय है तो चीनी होगा, चीनी नहीं है। चीन के साथ अफीम में जो व्यापार हो रहा है वो कंपनी करेगी, कंपनी ही फ्रेंचाइज देगी। दूसरा, चाय जो भारत में हो रहा है उसमें भी व्यापार सिर्फ कंपनी करेगी। बाकी सिल्क का व्यापार हो, कॉटन का व्यापार हो, कपड़ा का व्यापार हो, मसाला का व्यापार हो, चीनी मिट्टी का व्यापार हो, सोडा का व्यापार हो, रेलवे ट्रेन, किसी चीज का व्यापार हो, ब्रिटेन से सारा कंपनी भारत आए। तो पहला बात आप समझे कि नेपोलियन देख लो कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इस एक्ट में कहा गया व्यापारिक एकाधिकार, बोलो पूर्णतः समाप्त की थोड़ी थोड़ी। एकाधिकार जो देख रहे हैं समाप्त की ओर बढ़ा। कौन सा छूट गया? चाय के और चीन के साथ अफीम का जो व्यापार था। बढ़िया सुनिए, लिखिए नहीं, सुनो लिखवा देंगे यार। दूसरा बात, जैसे व्यापार, और क्या कहा कि व्यापार करने का ब्रिटेन के लोगों को छूट है, जाओ जाओ, यूरोप वाला नहीं करने देगा, भारत में तो मेरा शासन है, आप करेंगे व्यापार। सारे ब्रिटेन वाले बिजनेसमैन इंडिया आए, देखे जाए तो बड़ा गर्व है। केरल में केरल का कानून, बंगाल में बंगाल का कानून, मराठी अपना कानून चला रहा है, पाकिस्तान वाला अपना कानून चला रहा है, इधर अपना, सबका अपना। बिहार का तो आज तक अपना कानून, दरोगा जाता उसी को ठोक देता। सबका अपना कानून चल रहा है ना, ध्यान दो। तो सबका अपना अपना कानून है।
ब्रिटेन के बिजनेसमैन कहे इतना कानून से परमिशन लेके बिजनेस करेंगे तब बिजनेस होगा कैसे? तुम लोग यार, पूरे भारत में एक ही कानून मांगता है, एक कानून होना चाहिए। आप सोचो का एक कानून, एक कानून को अंग्रेजी में कहते हैं कोडिफिकेशन। नाम बोलो, हिंदी में संहिताकरण। जल्दी बोलिए, बोला पूरे भारत में एक कानून होना चाहिए रे बाबा, संहिताकरण करो कानून का। इसीलिए 1833 में प्रावधान किया गया कि पहली बार कानून का कमीशन, लॉ कमीशन बनाया जाए। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉ कमीशन बनाया जाए। तो जब भी कोई कमीशन बनेगा, कोई कमिटी बनेगा, कहा गई कानून बनाने, क्या करे? कोडिफिकेशन मतलब हर जगह का एक नियम लाना हो। यहां बहुत दिक्कत था, हिंदू का अलग कानून, मुस्लिम का अलग कानून, सबका अलग अलग कानून था। कहा कोई बात नहीं, लॉ का कोडिफिकेशन करो। संहिताकरण, संहिताकरण का मतलब जैसे तुम सुनोगे, कोड सुने हो कभी? तो दारू वाला चल गया होगा ध्यान। कोड का मतलब संहिता हुआ, जैसे आईपीसी इंडियन पीनल कोड, बोलो फिर आगे, सीआरपीसी क्रिमिनल पीनल प्रोसीजर कोड, ये सब कोड। यूसीसी सुने हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोड का मतलब संहिता। कोड का मतलब, जब भी पॉलिटी में कोड आए, कोड का मतलब सबके लिए एक जैसा कानून, दैट इज कॉल्ड कोड। सबके लिए कानून रिटन हो, लिखा हुआ, कोई एम्बिगस नहीं हो, अनक्लियर नहीं हो, वेग नहीं हो, अस्पष्ट कानून नहीं, लिखा हुआ संक्षिप्त और स्पष्ट कानून होना चाहिए। यही संहिताकरण कहा। तो इसके लिए लॉ कमीशन बनाया जाए, जो भारत के कानून का अध्ययन करके एक कानून लाएगा। बोला लॉ कमीशन बनाओगे तो लॉ कमीशन का अध्यक्ष भी तो बनाना पड़ेगा। फर्स्ट मैन हु चेयर्ड द लॉ कमीशन, लॉ कमीशन मतलब कानून का जो कमीशन है, उसकी जो पहली अध्यक्षता किया है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकाले, हिंदी में मैकाले बोलते हैं, अंग्रेजी मैकॉले। लॉर्ड मैकाले, काला नहीं था वो, यानी कि मैं काले, हम काला भले, वो तो गोरा था। तो लॉर्ड मैकाले पहला कानून लॉ कमीशन का अध्यक्ष बना। कई बार सवाल पूछेगा, लिखो पहले, धीरे धीरे याद करेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट, लिख के डैश। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया। अंशतः मतलब हल्का, थोड़ी थोड़ी। इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अंशतः समाप्त किया। इट एंड्स द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी पार्शियली। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया। लिख लिए, व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया? अंशतः समाप्त किया। नीचे लिखो, चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, हो गया। ये वाला 33 का है, अगला वाला कानून का, चलो बता ही दिए तो आपको वहीं से कंप्लीट कर देंगे। इसमें दो काम और हुआ था 13 में। मैकाले 34 में इंडिया आया है, ध्यान दो। तो 1813 में एक काम तो चीन चाय के साथ छोड़ के बाकी खत्म कर। इसमें एक काम और हुआ, पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने क्रिश्चियन मिशनरी को भारत भेजा। मिशनरी समझते हो? जो कोई मिशन पे हो। मिशन का मतलब, क्रिश्चियन मिशनरी का मतलब वह क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म फैलाने वाले मिशन पर, उस सब को। इससे पहले कोई नहीं, इससे पहले तुम्हारा जो धर्म अपना मानो। 1813 में पहली बार कहा गया कि क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया जाए, और इंडिया जाके क्यों? क्योंकि उसको व्यापार करना है। अब मान लो, सुनो मेरी बात, व्यापार कैसे करोगे? ब्रिटेन में होता ही क्या है, तो भारत से कपास लेके जाएंगे, ब्रिटेन की कंपनी में कुर्ता बनाएंगे कि शर्ट बनाए, शर्ट बनेगा, शर्ट बना के लाएंगे, यहाँ कहेगा हम कुर्ता पहन, हम धोती पहनते हैं, नहीं लेंगे शर्ट, दिक्कत होगा। कहा पहले इसको शिक्षित करो चोट्टा को कि शर्ट पैंट पहनना होता, धोती कुर्ता में आ जाता।
ये देखो 1813 में ही पहली बार क्रिश्चियन मिशनरी। अब कैसे शिक्षित करे? ये जाके सीधा क्या कहेगा, कौन सा धर्म मानता है जी? तो हिंदू धर्म। तो ये कुछ कर रहा है, नाग पंचमी नाग दूध पीता है, खत्म, तुम्हारा धर्म है खराब, तुम बढ़िया धर्म अपनाओ, क्रिश्चियन धर्म मॉडर्न। अब ये चीज हो गया 1813 में पहली बार सारे धर्म को, हिंदुइज्म इस्लाम जो भी इंडिया में था सबको गलत और खराब बताने लग गया। यहां तक कि कहते थे कि व्हाइट मैन बर्डन है, व्हाइट मैन्स बर्डन है, मतलब तुम लोग एकदम खत्म आदमी हो। गोरा जो है वो उसका बोझ है धरती पर, भगवान गोरा इसीलिए बनाया है ताकि वो करीबा सबका उद्धार कर सके। ये देख रहा है, ये व्हाइट मैन्स बर्डन बोलते। बड़ा फेरा था, चमड़ी के कलर से दिमाग को पहचाना जाता था, बहुत दिक्कत था। पहली बार क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया कब आए? 1813। क्रिश्चियन मिशनरी जब आए तो 1813 में ही कहा गया कि क्रिश्चियन मिशनरी आएगा, वो समझाएगा। तो कम से कम बाप नहीं समझे, लेकिन उसका बच्चा को तो बाप कहेगा कोई बात नहीं, हम तो अब ये जो मान लिए। बेटवा को सुधार दी, तो बेटा को सुधारने के लिए स्कूल बनाना पड़ेगा, उसको कहेंगे मिशनरी स्कूल, और स्कूल के लिए शिक्षा देना पड़ेगा और अंग्रेजी शिक्षा देंगे। शिक्षा के लिए कहा हर साल 1 लाख रुपया खर्चा हो। देख लो, भारत में खर्चा कर रहा है पढ़ाने के लिए ब्रिटेन वाला, ये नहीं सोचना कि उद्धार कर रहा है। इसलिए नेपोलियन तबाह कर दिया था, वहां बेच ही नहीं सकते थे कपड़ा, सब कंपनी में शर्ट पैंट रखा हुआ, जीन्स रखा हुआ, यहाँ लड़की साड़ी पहन जीन्स पहनो, बोलबे नहीं कर रहा। नीचे लिखे डैश देखिए, डबल स्टार लगा देना। पहली बार क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में आने एवं धर्म प्रचार करने की छूट। पहली बार क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में आने एवं धर्म प्रचार करने की छूट। फॉर द फर्स्ट टाइम इट ग्रांटेड द परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरीज। पहली बार क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में आने एवं धर्म प्रचार करने की छूट। इट ग्रांटेड द परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरीज टू केम टू इंडिया। टू केम नहीं हो, टू के बाद कम होता है, टू कम टू 2 + V1, टू कम टू इंडिया एंड इंगेज इन स्प्रेडिंग रिलीजन। इंगेज इन स्प्रेडिंग रिलीजन, धर्म प्रचार करने की छूट। लास्ट लाइन लिखे डैश देखे, प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च। एवरी ईयर 1 लाख रुपीज विल बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडिया। प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च हो गया। लिखो 1833 का चार्टर एक्ट, ये भी पढ़ा दिया इसीलिए लिखवा देते। 1833 का चार्टर एक्ट। तो 13 में 3 काम ध्यान रखेंगे। व्यापारिक एकाधिकार पूरा समाप्त की, थोड़ी। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरी आया, शिक्षा के लिए पैसा है। नीचे लिखिए 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो पहला बात तो आप समझ गए, सब के लिए एक कानून की अलग अलग। लिखो, एक ही कानून मांगता। लिखो यही लिखो, भारत में कानून का संहिताकरण करने के लिए, भारत में कानून का संहिताकरण करने के लिए, भारत में कानून का संहिताकरण करने के लिए लॉ कमीशन, लॉ कमीशन की नियुक्ति इसका पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हुआ। To codify laws in India, law commission has been established, which is chaired by Lord Macaulay. इसका पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हुआ। इसका पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हुआ। क्या कह रहे हो? अरे भारत में कानून का संहिताकरण करने के लिए, ये 1833 चल रहा है। भारत में कानून का संहिताकरण करने के लिए लॉ कमीशन की नियुक्ति, इसका पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हुआ। ब्रैकेट में 1834, 33 में बनाया गया, 34 में मैकाले इंडिया आया है। क्लियर है सबको?
कानून एक क्यों चाहिए? क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत कष्ट था, अलग अलग कानून हर जगह, इसीलिए आपके लिए एक नहीं कर रहा था, बिजनेसमैन को सही हो इसलिए कानून एक कर रहा था। बोलो क्लियर है सबको इतना? बोलिए जल्दी। 1834 का कौन सा 33 का अधिनियम कौन सा है? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 में दूसरा बात लिखो, डैश देखिए। इस अधिनियम में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त। The trade monopoly of the company has been completely ended. The trade कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्लियर है सबको? पूर्णतः देखो बात समझो, 1813 में हल्का समाप्त किया और 33 में पूरा समाप्त किया। इसीलिए एक अंग्रेजी में कहावत इसी में बोला गया कि इफ इट लुक्स लाइक, इट वॉक्स लाइक, इट फील्स लाइक, देन इडियट इट इज इट। नहीं समझे? इसका मतलब यह है कि अगर आपको इफ इट लुक्स लाइक, अगर ऐसा लग रहा है, इफ इट फील्स लाइक, ऐसा एहसास हो रहा है, इफ इट वॉक्स लाइक, ऐसा चल रहा है, तो मूर्ख पक्का वही। मतलब क्या हुआ देखो, इसका ठेठ में मतलब समझा। इसका मतलब है कि अगर कोई आपको देख रहा, आगे बढ़ रहा है गाली देते हुए, तो पक्का लड़ाकू मारेगा। ये नहीं सोचना कि पहले मार तब हम जाएंगे। जब आ रहा है तो वही बात है कि जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो रहा था तो कंपनी को सोचना चाहिए। कंपनी को अफसर ने नहीं सोचा, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं कहा आज के बाद कंपनी व्यापार नहीं करे, ये भी कहा कि जितना गवर्नर, सुना ध्यान से, लास्ट बात है, लास्ट बात है। कै गो गवर्नर था? 3 गो। बंगाल में कौन बैठता था? गवर्नर जनरल। ये क्या था? मद्रास का गवर्नर। ये क्या था? बॉम्बे का गवर्नर। कहा तुम्हारे पास कितना पावर है? बोला अरे पावर कहां है, लेजिस्लेटिव था, विधायिका था और कार्यपालिका। इसके पास भी विधायिका और कार्यपालिका, इसके पास भी विधायिका और कार्यपालिका। याद करो कौन सा अधिनियम में थोड़ी थोड़ी विधायिका वाला गवर्नर जनरल के पास गया था? 1773। थोड़ा थोड़ा गया था, थोड़ा थोड़ा। ये वाला में बोला पूरा पूरा सारा अधिकार इसको दो, हटाओ, कोई गवर्नर फवर्नर नहीं हुआ। आई बंगाल का गवर्नर जनरल क्या होता है? भारत का गवर्नर जनरल होगा। ये लो नया शब्द आ गया, बंगाल खत्म, भारत। पूरे भारत में जहां भी ब्रिटेन का राज है सिर्फ एक गवर्नर जनरल होगा, नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम बोलो। इतने पढ़ाना था आज, यही हमारा टारगेट था। जल्दी से लिख लीजिए। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, पूर्ण केंद्रीकरण। आपसे पूछेगा केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई? 1773। पूर्ण कब हुआ? 1833। पूर्ण केंद्रीकरण, पूर्ण केंद्रीकरण। पूर्ण केंद्रीकरण हो गया। डैश देख लिख दीजिए। इसमें बॉम्बे एवं मद्रास, बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण मतलब विधायिका कार्यपालिका सब, संपूर्ण शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई। इसमें बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर की संपूर्ण शक्ति मद्रास के बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई, एवं 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 लिखो बंगाल का, ऐसे लिखना जी जी, नया बोलो क्या नाम हो गया? भारत का जी जी गवर्नर जनरल। और पहला कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक।
देखो विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत में है। तो आप समझेंगे कि गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा, तो 1833 से बना 35 तक रहा। 7 साल इंडिया में है विलियम बेंटिक 28 से 35, लेकिन गवर्नर जनरल भारत का बना 1833। यहां 2 क्वेश्चन पूछेगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही है, भारत का पहला भी है।